नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अगर आपने एग्री या नॉन एग्री स्पेस में कोई ट्रेड लिया है या फिर किसी कमोडिटीज में फिजिकल पोजीशन लेना चाहते हैं, आप नए निवेशक, किसान या ट्रेडर हैं, कमोडिटी मार्केट्स में सीएनबीसी आवाज के साथ बनाइए स्ट्रैटेजी, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7045220000। आप हमें इस नंबर पर सवाल भेज सकते हैं। आपके सवालों पर हमारे एनालिस्ट आपको सटीक सलाह देंगे। आपका पसंदीदा शो कमोडिटी कॉल फेसबुक, ट्विटर पर भी लाइव है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सवाल भेज सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एमसीएक्स पर कच्चा तेल सपाट, नेचुरल गैस में जबरदस्त उछाल, करीब 9% की तेजी के साथ 500 के पार निकले भाव। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने की कीमतों से आया सपोर्ट। अमेरिका में दरें बढ़ने से पहले दबाव में आए सोना चांदी, एमसीएक्स पर 50-300 के नीचे फिसला सोना। कॉमेक्स पर भी 1640 के नीचे लुढ़के भाव। 1 और 2 नवंबर को अमेरिकी फेड करेगा बैठक। एमसीएक्स पर कॉटन की कीमतों में बना दबाव, 29,000 के नीचे फिसले नवंबर वायदा के भाव। मांग गिरने लेकिन मंडियों में सप्लाई बढ़ने की उम्मीद से कीमतों में आई गिरावट। एनसीडीएक्स पर मसालों में बड़ा दबाव, करीब 3% लुढ़का धनिया का भाव, तो हल्दी और जीरे में भी 1.5% ज्यादा की गिरावट। सप्लाई में आई तेजी ने कीमतों पर बनाया दबाव। चीनी पर यहां पर बात करेंगे, जहां पर सरकार की सख्ती जारी है। इंडस्ट्री भले ही इस साल ज्यादा उत्पादन की उम्मीद लगा रही हो, लेकिन चीनी के एक्सपोर्ट पर लगे प्रतिबंध को 1 साल और के लिए बढ़ा दिया गया है। आज जो नोटिफिकेशन है वो माना जा रहा है कि आज ही यहां पर आ सकता है। ये हफ्ता एक्चुअली यहां पर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप शुगर इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो, क्योंकि आज उम्मीद है कि एक्सपोर्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये ओजीएल के अंडर तो नहीं है, लेकिन 2 ट्रांशेज में इसे डेफिनेटली बांटा गया है। साथ ही साथ बात यह है भी है कि एथेनॉल की प्राइसिंग भी हम इसी हफ्ते यहां पर आता हुआ देखेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया ट्रेड शुगर एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विटलानी और नेशनल कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन के एमडी प्रकाश नायक नवरे हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। प्रकाश जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह के एक्सपोर्ट की उम्मीद है। पिछला साल तो हमने रिकॉर्ड टूटते हुए देखा था, इस बार माना जा रहा है कि 8 से 9 मिलियन टन के एक्सपोर्ट को मंजूरी दी जा सकती है। सही है, ये नंबर आपका जो आप कह रही है वो बिल्कुल सही है और उतना ही हम चाहते हैं, क्योंकि ओवरऑल एक लार्जर पिक्चर अगर देखा जाए, द ओपनिंग स्टॉक, द एक्सपेक्टेड न्यू प्रोडक्शन, subsuming in ethanol and going for export and domestic consumption, ये सारे नंबर्स अगर एक साथ देख लिए जाए तो 9 million tons is the right quantity. Anything above that might be embarrassing for the government to look out for importing sugar, क्योंकि domestic requirement हमें meet करना बहुत जरूरी है। तो that number is correct. Now for policy in 2 tranches we are awaiting, either today late evening or tomorrow. We are expecting it to be known to us. यानी कि एक्सपोर्ट कोटा कितना है वो 2 ट्रांशेस में आएगा और पहले वाला 5 से 6 मिलियन टन हो सकता है, दूसरा 2 से 3। ऐसे अटकलें फिलहाल यहाँ पर बाजार लगा रहा है, लेकिन जैसे प्रकाश जी ने कहा आज कल में वो चीज़ यहाँ पर क्लियर होती हुई नजर आएगी। प्रफुल्ल जी, दूसरी बात जो बाजार वेट कर रहा है वो है एथेनॉल प्राइसिंग की, जिसकी भी उम्मीद है कि इस बार शायद कैबिनेट में हम उसको क्लियर होता हुआ देखेंगे। वहां से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? द्वार के कैबिनेट में शायद इथेनॉल की प्राइसिंग भी आ जाएगी और जैसे कि प्रकाश भाई ने बताया उस तरह से मैं आपको कहूंगा कि 6 मिलियन मेट्रिक टन का पहला ट्रंच आज या कल में आ सकता है, हो सकता है आज ही आ जावे। ये एक्सपोर्ट का फूड मिनिस्ट्री की ओर से। और दूसरा सीएनबीसी के साथ शेयर करने से हमें आनंद है कि करीबन ऑलरेडी 24 लाख टन के बिजनेस ट्रेड हो चुके हैं 60 में से 40% इज ऑलरेडी ट्रेडेड। एंड वी एक्सपेक्ट कि ये फाइनेंशियल पूरा होने से पहले 31 मार्च के पहले 20,000 करोड़ का एडिशनल डॉलर रेवेन्यू इंडिया को शुगर एक्सपोर्ट की ओर से इंडियन गवर्नमेंट को मिल जाएगा। और ये जो 60 लाख टन है उसकी फिजिकल लिफ्टिंग जो है फरवरी के लास्ट या मार्च के फर्स्ट सेकंड वीक में होते हुए, यानी शिपमेंट भी मार्च के पहले ये फाइनेंशियल ईयर में हो जाने की पूरी उम्मीद है। सेकंड ट्रंचेस की जहां तक सवाल है तो सेकंड ट्रंचेस के लिए जनवरी एंड या फरवरी में उसको रीलुक किया जाएगा कि इथेनॉल में कितना डाइवर्जन हुआ है और बाकी जो है कि कितना प्रोडक्शन होने जा रहा है। जो कंफर्म आइडिया आती है 360 के ऊपर अगर कुछ आता है तो वो एडिशनल सेकंड ट्रंच भी आ जाएगा, लेकिन वो उसके लिए जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक के लिए वेट करना पड़ेगा। ऑलराइट,
यानी पहला ट्रांच तो आजकल में आ जाएगा और दूसरा यहाँ पर जैन एंड तक आता हुआ नजर आएगा। एक बार सरकार को क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरह की फसल या किस तरह की शुगर आउटपुट हम यहाँ पर देख रहे हैं। प्रकाश जी, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें तो चीनी के भाव यहाँ पर वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ इस साल में भी नेगेटिव में दिखते हैं, तो कितना यहाँ पर एक्सपोर्ट वायबल हो पाएगा? नहीं, आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू नेगेटिव एक्चुअली। आज की तारीख में इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ इंडिया की चीनी अवेलेबल है, फिजिकल मैं कह रहा हूँ। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो कहते हैं, अब दिसंबर डिलीवरी, मार्च डिलीवरी के लिए भी इंडिया की चीनी अवेलेबल है। और मेरे ख्याल से इवन इंटरनेशनल मार्केट इज वेटिंग फॉर इंडियन पॉलिसी। एक बार इंडियन पॉलिसी क्लैरिटी आ जाएगी तो ये करेक्शन हो जाएगा प्राइस में। और मुझे नहीं लगता कि ये निगेटिव मोड की तरफ जा रहा है, लेकिन इट इज प्लेट्यूड। ये तो बात सही है कि बढ़ नहीं रहे हैं इंटरनेशनल रेट, और फिलहाल इसी लेवल में, इसी रेंज में रहेंगे पॉलिसी आने के बाद भी, इसकी उम्मीद हम कर रहे हैं। तो प्रफुल्ल जी, आप कहेंगे अगर आज यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाता है, वेडनेसडे को यहाँ पर कैबिनेट में एथेनॉल प्राइसिंग भी यहाँ पर क्लियर हो जाती है, तो उसके बाद अगले 2-3 महीने के लिए फिर शुगर इंडस्ट्री के लिए कोई बहुत बड़ी खबर आने वाली नहीं है, ये मेजर इवेंट्स हैं जिसका इंतजार है? दो चीजें, एक तो ये है कि आज के प्राइस जो है, इसमें जो नई गवर्नमेंट ब्राजील की आई है मिस्टर लुला की, तो वहाँ पे करेंसी का कितना कैसे चेंजेस आता है उसके पर से भी थोड़ा प्राइसिंग का ये रहेगा। अगर रियल अगर कुछ ज्यादा एप्रिशिएट हो जाता है या कैसे डिप्रिशिएट होता है, वो अभी ब्राजील की इकोनॉमी को भी शुगर की इकोनॉमी से देखा जाएगा। पर जो प्रकाश भाई ने कहा है वो एकदम सही है कि अगर किसी को फिजिकल शुगर चाहिए तो मार्च महीने तक तो इंडिया के सिवाय कहीं से मिलेगी नहीं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये 60 लाख टन का जो फिजिकल एक्सपोर्ट है वो भी 31 मार्च तक पूरा हो जाएगा। और अभी गवर्नमेंट की ओर से कोई भी इसके बाद आने के नहीं रहता है, क्योंकि एक्सपोर्ट की पॉलिसी हो गई, इथेनॉल की हो गई, और सिर्फ मंथली डोमेस्टिक कोटा रहता है। बाकी गवर्नमेंट का कोई ज्यादा अभी रोल रहेगा नहीं जनवरी एंड तक। और प्रकाश जी, अगर हम दोनों ही कॉस्टिंग्स को देखें तो डोमेस्टिक मार्केट में चीनी बेचना और एक्सपोर्ट करने में कितना फर्क या कितना फायदा है? That's $1 million क्वेश्चन, एंड ये हमेशा कंपेयर होते रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट करने में ज्यादा फायदा रहेगा मिलों का, क्योंकि डोमेस्टिक प्राइस एक लेवल पे आके रुकी है, और एक्सपोर्ट में आप तुरंत पेमेंट, डोमेस्टिक यू कैन नॉट सेल एंटायर क्वांटिटी बिकॉज रिलीज मैकेनिज्म है। समझो मेरे पास आज 100 टन है, 100 टन में से मेरे को 10 टन का कोटा आएगा, तो 90 टन तो मेरे को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। वैसे इसीलिए तो हम ओजीएल चाहते थे। अंडर ओजीएल आता तो मेरी एक्सपोर्ट में मैं इमीडिएटली मेरी कैश लिक्विडिटी सुधर सकती थी, बट डिस्पाइट ऑल आवर एफर्ट्स ओजीएल इज डेफिनेटली नॉट कमिंग। तो मेरे ख्याल से डोमेस्टिक प्राइस से एक्सपोर्ट करना कभी भी ठीक रहेगा मिलों के लिए। ऑलराइट, चलिए, ओजीएल नहीं आया, वो एक डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर इंडस्ट्री को जरूर है, लेकिन उसके अलावा सारे ही जो बॉक्सेस हैं यहाँ पर टिक होते हुए नजर आए हैं। तो शुगर मिल्स के लिए और शुगर इंडस्ट्री के लिए वहाँ पर वो एक बेहतरीन दिन आते हुए। बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी और प्रकाश जी, आप दोनों का ही साथ में जुड़ने के लिए और उन तमाम चीज़ों को जो चीनी सेक्टर से यहाँ पर रिलेट करती हैं उन पर अपनी राय भी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अपने गेस्ट को अपने साथ जोड़ लेते हैं। एंजल वन के एवीपी प्रथमेश माल्या और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की एवीपी वंदना भारती अब हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। और काफी डिफिकल्ट डे है ओवर द वीकेंड, यहाँ पर काफी सारी खबरें आई हैं, लेकिन पहले नॉन एग्रो से शुरुआत कर लेते हैं। और प्रथमेश, कैसे देखते हैं आप जिस तरह का उछाल नेचुरल गैस में है और जिस तरह की टोटल बिकवाली हमने मेटल्स में आते हुए देखी है? गुड इवनिंग मनीषा। यस, नेचुरल गैस काफी ज्यादा वोलेटाइल कमोडिटी है, यहाँ पे स्टॉप लगाना हमेशा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए बेटर है एडवाइस कि यहाँ पे ऑप्शंस में ट्रेड करें और नेचुरल गैस की वोलेटिलिटी को कैरी ना करें। बट ट्रेड पर्सपेक्टिव से अगर यहाँ पे दो स्ट्रैटेजीज को अपनाना चाहेंगे तो वो क्रूड में बिकवाली की सलाह रहेगी। 7260 एंट्री पॉइंट रहेगा, 7320 स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 7140 के रहेंगे। सिमिलरली गोल्ड दिसंबर वायदा सेल करने की सलाह रहेगी। 50,350 एंट्री पॉइंट रहेगा, 5460 स्टॉप रहेगा, टारगेट रहेंगे 50,130। उसके अलावा ये इवेंट जो है, ये जो हफ्ता है काफी इवेंट बेस्ड है, तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा उम्मीद रख सकते हैं। पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड ना करें और स्टॉप लॉस लगाए, ये सलाह रहेगी। ऑलराइट, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रह सकती है। ऑफ कोर्स आज चाइना के मैन्युफैक्चरिंग डेटा आए हैं, यूएस फेड की मीटिंग है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की मीटिंग है और बहुत सारे इसके अलावा इकोनॉमिक डेटा यहाँ पर काफ़ी सारी कंट्रीज से आने वाले हैं। वंदना, वीकेंड आपके लिए भी आई एम श्योर काफ़ी बिजी रहा। एक तरफ तो चीनी की नोटिफिकेशन जिसके बारे में हमने बात की, दूसरा जिस तरह से रशिया ने विदड्रॉ किया है ब्लैक सी के जो ग्रेन एक्सपोर्ट नेगोशिएशंस में, उसका भी असर यहाँ पर क्रॉस बोर्ड है।
जी मनीषा, वीट पे खास करके बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इम्पैक्ट आता हुआ देखा है, 5% राइज़ यहाँ पे है, तो डेफिनिटली ये जो हफ्ता है, ये वीकेंड भी बहुत इवेंट बेस्ड था और यहाँ पे जो आने वाला समय है, उसमें भी काफ़ी रिस्क यहाँ पे रहेंगे और इवेंट बेस्ड है ये। तो मेरे ख्याल से जो इंटरनेशनली लिंक्ड कमोडिटी है, जैसे कॉटन है, सोयाबीन है, ऑयल सीड्स वगैरह हैं, उस पे जो इम्पैक्ट है, ये ज़्यादा रहेगा और मेरे ख्याल से जो इम्पैक्ट है, वो आना शुरू हो गया है। डॉलर इंडेक्स में एक अपसाइड मूवमेंट आना ऑलरेडी शुरू है और उसका जो इम्पैक्ट है यहाँ पे हम लोगों ने एग्री कमोडिटीज में भी आता हुआ देखा है। कॉटन में अराइवल सीजन है तो मेरे ख्याल से एक डबल प्रेशर कह सकते हैं कि यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे सेलिंग साइड में ही बने रहना चाहिए। 28,650 का एक लेवल रहेगा जहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 28,400 का एक टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर लगाना होगा। मैं प्रथमेश से यहाँ पे अग्री करती हूँ कि स्टॉप लॉस लगाना होगा, पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना होगा इस वीक में। 28,750 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे मनीषा मुझे लग रही है कि स्पाइसेस में भी थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है क्योंकि छठ पूजा थी, काफी सारी जो मंडीज है वो यहाँ पे थोड़े बंद है, तो उसका एक कहते हैं कि डल इम्पैक्ट जो है फ्यूचर्स पे भी देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से मंडी रीओपन होगी तो बहुत सारी कमोडिटीज में एक बाइंग आता हुआ हम देखेंगे। फिलहाल मुझे कल के दिन में भी लग रहा है कि स्पाइसेस में एक करेक्शन जो है यहाँ पे बन रहा है और इसमें मैं जाना चाहूंगी जीरे के साथ। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। 23,900 का लेवल रहेगा जहां पे सेलिंग करना चाहिए। 23,650 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 24,000 का। हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स आपको एक चीज तो फॉर वेरी क्लियरली कहते हुए कि अपने स्टॉप लॉसेस आप यहां पर जरूर लगाएं। इवन एज बिकवाली की राय काफी सारी कमोडिटीज में फिलहाल यहां पर आती हुई नजर आई है, लेकिन ये हफ्ता काफी उठापटक वाला रह सकता है। हम चाहते हैं कि आप मुनाफा कमाएं। हमारे एक्सपर्ट्स वो आपको राय यहां पर बार बार देते हुए, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को अपने साथ, लेंगे उनके सवाल। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन। 17,550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। तो कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल। 590 के ऊपर खरीदेंगे। 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहें, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज है कि नहीं? बिल्कुल जायज है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय ने स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण एक लिमिट नोट कर लीजिए, अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम बन रही है, और ये लक्ष्मण इंटरेस्टिंग बात है, 7 लाख जब तय की गई थी $10,000 जब रुपया $70 पे होता था, ये तब तय गई, पर अब लिमिट अभी भी 7 लाख है। तो अगर 7 लाख से ऊपर आप जाते हैं, इफेक्टिवली लिमिट कम हो गई है। हाँ, इफेक्टिवली देखा जाए तो बिल्कुल कम हो गई है। तो अगर आप 7 लाख से ऊपर जाते हैं तो उससे ऊपर जो भी अमाउंट होगा उस पे बैंक आपसे 5% TCS
टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स आपसे ले लेगा। और अगर आपके पास मान लीजिए लोन दे रहे हैं, आप कहीं लोन की एजुकेशन लोन लिया हुआ है, आपका स्वागत है कमोडिटी कॉल में। अब वो समय है जब अपने दर्शकों को अपने साथ हम यहाँ पर शो में जोड़ते हैं और सबसे पहले एमपी बनापुरा से राजा यादव जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार मिस्टर यादव, क्या है आपका सवाल? मैम मेरा सवाल ये है कि क्या नवंबर एंड या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक वीट का प्राइस 2800 रुपये हो जाएगा? अच्छी खासी तेजी है गेहूं के भावों में, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, भारतीय बाजारों में, और हम वो डिस्कस कर भी रहे थे यादव जी पहले ही। क्या लगता है आपको वंदना, 2800 2900 जैसे स्तर यहाँ पर देखने को मिलेंगे? इनकी बातें तो काफी समय से चल रही हैं। जी मनीषा, अब जिस तरीके का बन रहा है सिचुएशन, जैसे ब्लैक सी में अभी यहाँ पे स्टेप लिया गया है, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है सनफ्लावर और वीट को, ये हमें पता है। तो मेरे ख्याल से अगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो सिचुएशंस है, ये अगर थोड़ा सा यहाँ पे सीरियस होता है और ट्रेड बैरियर्स यहाँ पे आते हैं, तो मेरे ख्याल से तब जाके ये जो लेवल्स हैं वो देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और साथ में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो डिमांड साइड है वो भी यहाँ पे इम्प्रूव होगा। वंदना, अगर हम भारतीय बाजारों को यहाँ पर देखें तो क्लियरली बफर स्टॉक की कमी है, इंपोर्ट ड्यूटी 40% की है। आपको लगता है गेहूं में सरकार की तरफ से भी कोई मेजर बहुत जल्दी शायद हम आता हुआ देखें? जी, ये यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज है, ये काफी प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है, जहाँ पे हम लोगों ने लगातार देखा है कि उन्होंने प्राइसेस को यहाँ पे बैलेंस किया है, चाहे वो इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की बात हो या लगाने की बात हो। तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से प्रोडक्शन पे उनका ध्यान है, प्रोडक्शन नंबर्स यहाँ पे कम होने वाले हैं और बफर स्टॉक्स ऑलरेडी कम है, तो मेरे ख्याल से ये एक रीजन हो सकता है जहाँ पे सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो इसका आएगा घरेलू बाजार पे। लेकिन ये भी चीज है मनीषा की ये जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व है, मुझे लग रहा है कि जो सिचुएशन है अभी वॉर सिचुएशन है, ये सारी कंट्रीज यहाँ पे रखना चाहेंगी क्रिएट करके, और जो एक्सपोर्ट नंबर्स है वो यहाँ पे थोड़ा सा कम हो सकता है एज कम्पेयर टू 2021-2022। एब्सोल्युटली, जो ग्लोबल ट्रेड है वहां पर तो कमी आएगी ही। भारतीय बाजार काफी इनवर्ड लुकिंग है, क्योंकि एक्सपोर्ट हम करते नहीं, इंपोर्ट ड्यूटी 40% की लगी हुई है। तो जैसे आपने कहा यादव जी कि भावों में तेजी आएगी, तो जैसे वंदना भी कह रही है कि हाँ, तेजी यहाँ पर लगातार बन सकती है। और जिस तरह का आपका टाइम पीरियड है नवंबर दिसंबर, गेहूं के भावों में यहाँ पर बढ़त की उम्मीद आगे जाकर भी है। आगे बढ़ते हैं और एक व्हाट्सएप ले लेते हैं जो हमारे पास मैसेज आया है बैंगलोर से। सुनील कुमार जी लिखते हैं कि नेचुरल गैस का 550 का स्ट्राइक 2 लॉट इन्होंने बेचा हुआ है, होल्ड करें कि क्या, कैसे इसमें कारोबार करें? प्रथमेश, क्या राय है? आई थिंक क्लियरली मनीषा एक्शन पैक्ड वीक है और नेचुरल गैस प्लस नेचुरल गैस की ओन फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल ट्रिगर्स, सारे मिक्सचर्स को गोल मिलाकर ये कमोडिटी बिहेव करती है। आज ऑलमोस्ट अराउंड 6% ऑफ द फर्स्ट हाफ द सेशन में अभी 11-12% अप है, बट यहाँ से मेरे ख्याल से इनका शॉर्ट ट्रेड है वो निकल जाना चाहिए। ये मोमेंटम जो है और पॉसिबली नेक्स्ट 10% के लिए बढ़ सकता है। और अगेन नेचुरल गैस पे स्टॉप लगाना अगेन डिलेमेटिक सिचुएशन है, सेल पोजीशन से निकल जाए। प्रथमेश, क्लियरली अभी तो यूएस मार्केट्स खुले भी नहीं हैं। ऑफ कोर्स हम तो यहाँ पर ओवरनाइट को रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन हर टाइम जोन में यहाँ पर आज नेचुरल गैस बढ़ता हुआ नजर आया है। इंटरडे में यूएस से अब यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और आने वाले कुछ समय में आपको क्या लगता है? यूजुअली हम बात करते ही हैं कि विंटर सीजन यहाँ पर ज्यादा मांग का पीरियड है, आगे जाके ठंड रहने की उम्मीद भी है। किस तरह की रेंज यहाँ पर बन सकती है नियर टर्म के लिए? वॉल्टिलिटी के लिए तो लोग तैयार होंगे, लेकिन रेंज क्या रहेगी? आई थिंक अगेन नेचुरल गैस ऐसी कमोडिटी है जहाँ पे एक अगेन 20% मूव स्ट्रेट अवे इन पॉसिबल 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में भी आ जाता है। सो टू बी वेरी प्रिसाइज, यहाँ पे ऑफसाइड वाला रेंज जो है वो 600 के लिए रहेगा नेचुरल गैस में M6 के लिए, और नीचे में करीब अराउंड 470 ये रेंज रहेगा। 470 के नीचे क्लियर ब्रेकडाउन है यहाँ पे, तो ये रेंज पे आप खेलना आप प्ले कर सकते हैं। बट क्लियरली नेचुरल गैस के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक डायरेक्शन रोल नहीं है जहाँ पे ये कमोडिटी मूव सकती है। दोनों तरफ मूव एक्सपेक्टेड है इस कमोडिटी। एब्सोल्युटली, लेकिन 470 का नीचे में सपोर्ट फिलहाल यहाँ पर नजर आता है और 12% की तेजी के साथ फिलहाल आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर कारोबार। एक और व्हाट्सएप आया है, ये ले लेते हैं। MP गुना से सुरेंद्र गुप्ता लिखते हैं कि इनके पास हाजिर में मेज यानी कि मक्का पड़ा हुआ है 50 टन, आगे जाके भाव कैसे रह सकते हैं? वंदना, क्या राय देंगी? मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट में भी थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है फिलहाल के लिए,
लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर जो है वो रिलीज हो सकता है, क्योंकि सोयाबीन के जो मतलब बाई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो फीड होते हैं, कैटल फीड होते हैं, ये जो इसका एक इम्पैक्ट भी देखने को मिला था। लेकिन अगर 2 से 3 महीने का अगर हम टाइम पीरियड रखें मक्के के लिए, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव मूवमेंट आ सकती है और प्राइसेस में हम 100 से 150 रुपए तक का जो इजाफा है वो इजिली आता हुआ देख सकते हैं। तो जब तक यहाँ पे सोयाबीन का अराइवल प्रेशर यहाँ पे कम होता है, तो मुझे मेरे ख्याल से एक अपसाइड मूव जो है वो कॉर्न में भी देखने को यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो ये यहाँ पर मूवमेंट की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है। और एक और मैसेज ले लेते हैं जो कि कानपुर से राजकमल अवस्थी ने हमें लिखा है कि जिंक के 3 लॉट नवंबर एक्सपायरी के इन्होंने 305 रुपए में खरीदे हुए हैं, क्या करना चाहिए? और जिस तरह की मुनाफा वसूली आज यहाँ पर देखने को मिली है प्रथमेश, अब यहाँ पर इनके लिए क्या स्ट्रैटेजी है और किसी को नई स्ट्रैटेजी बनानी हो तो उनके लिए भी क्या राय है? आई थिंक मनीषा, क्लियरली ये जो वीकनेस है जिंक में, क्लियरली चाइना की तरफ से जो फैक्टर्स है जहाँ पे स्लो डाउन की बात है, ऑलमोस्ट 50 रुपीज आउट ऑफ द मनी है। इनको यहाँ पे क्लियरली एग्जिट कर लेना चाहिए पोजीशंस। की वीकनेस और भी जारी रह सकती है, मेरे ख्याल से 234 नेक्स्ट पॉसिबल मूव जिंक में आने को देख सकता है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जिंक में बाय पोजीशंस में नहीं रहना चाहिए और ज्यादा फॉल होने की उम्मीद कर सकते हैं। और किसी को अगर नई स्ट्रैटेजी बनानी हो, आज ऑफ कोर्स 4% का सर्किट के साथ यहाँ पर काम है, तो कितनी गिरावट और की एक्सपेक्टेशन यहाँ से है अभी? फ्रेश पोजीशंस मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए, अगेन थोड़ा सा सेटल होने के लिए यहाँ पे वेट करना चाहिए। और अगेन यहाँ पे फिलहाल कोई पोजीशंस नहीं लेना चाहिए, लेट द डस्ट सेटल डाउन। इवेंट पैक्ट वीक है, सारे मेटल्स में आपको वीकनेस जारी देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से फिलहाल कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, बट यस वीकनेस की तरफ ये मोमेंटम दिख रहा है, तो आप सेल साइड की ट्रेड बना सकते हैं। अगेन नेक्स्ट जो पॉसिबल भाव है आपको इमीडिएटली अराउंड 240 की तरफ देखने को मिल सकता है जिंक। ओके, यानी कि 240 तक के भी लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल पाएंगे। हमारे पास 1 मिनट है और आप दोनों से एक साल लेना चाहूंगी। यूएस फेड की मीटिंग से पहले उस तक आपकी एक टॉप स्ट्रैटेजी कमोडिटी में क्या होगी? प्रथमेश, आप पहले बताइए। आई थिंक क्लियरली इंटरेस्ट रेट्स पे यहाँ पे पॉसिबली था जो है वो रुकाव या फिर एक कैप आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस थोड़ा सा गोल्ड और सिल्वर में मोमेंटम बढ़ाने की उम्मीद है, बट गोल्ड और सिल्वर एक रेंज में ही जो है अटके हुए दिख रहा है। मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे मैं फेवरेट पिक यहाँ पे चूज करूंगा, इवेंट्स के लिए देखूंगा, तो मेरे ख्याल से मैं क्रूड को सेल करने की सलाह रहेगी। चाइना को नजर रखते हुए मेरे ख्याल से यहाँ पे क्रूड में अगेन 6700 तक फॉल जो है दिख सकता है। मैं क्रूड को शॉर्ट करने की सलाह दूंगा। ओके, शॉर्ट करके क्रूड यहाँ पर काम करना है। वंदना, आपकी टॉप स्ट्रैटेजी क्या होगी, एग्री या नॉन एग्री में यूएस फेड के इवेंट से पहले? मुझे लग रहा है यहाँ पे कि एल्यूमिनियम में एक जो फॉल है वो यहाँ पे दिख सकता है और यहाँ पे एल्यूमिनियम ट्रेड हो रहा है 195.65 तक। एक बार एक न्यूज ऑफ रिएक्शन तो यहाँ पे बन रहा है एल्यूमिनियम में भी। 188 से लेके 187 तक के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे दिख सकते हैं। और प्रथमेश का मानना है कि क्रूड में भी यहाँ पे एक फॉल है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, दोनों कमोडिटी सिमिलर डायरेक्शन में जाएंगे। हाँ, एब्सोल्युटली। आप दोनों ही आज काफी सिंक में थे अपनी स्ट्रैटेजीज और अपनी राय के साथ आज। तो वो टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यूएस फेड की इवेंट से पहले आती हुई हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ने आपको बिकवाली की राय दी है कच्चे तेल में और एल्यूमिनियम में, तो वो आपकी टॉप ट्रेड्स आप बना सकते हैं। इसी के साथ इतना ही समय है इस शो में। वंदना, प्रथमेश, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।